कचहरी में आपका स्वागत है। मैं ताबिश हुसैन। पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्रों के युवाओं के प्रोटेस्ट ने राजनीतिक दलों को भी एक नई सीख दे दी है। सीख ये है कि कम्युनिकेशन के पारंपरिक तौर तरीकों से काम नहीं चलेगा। जेनजी से संवाद करना है तो जेनजी के प्लेटफॉर्म पर आना होगा। तो क्या इंस्टाग्राम राजनीतिक नैरेटिव सेट करने का एक नया हथियार बन गया है? कचहरी में आज इसकी फाइल खोलेंगे। आज आपको उस कंट्रोवर्सी के बारे में भी बताएंगे जो छात्र आंदोलन के बाद अब तक सुलग रही है। पैलेट गन और AK-47 के इस्तेमाल को लेकर जांच एजेंसियों से सवाल पूछे जा रहे हैं। मामला संसद तक पहुंच गया। जांच में क्या पता चला? ऐसे आंदोलनों के लिए क्राउड कंट्रोल सिस्टम क्या कहता है, ये भी आज जानेंगे। आज आपको सरहद पार भी ले जाएंगे जहां POK के मीरपुर डिवीजन में चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव के बीच मुनीर ने गोलियां क्यों चलवा दी? लोग क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि रावलकोट में लाशें भिज गई हैं? POK की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के वोट कनेक्शन की फाइल आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कचहरी और हम हैं ताबिश हुसैन। एक समय था जब कहा जाता था कि आंदोलन सड़कों पर होते हैं, फिर दौर आया जब आंदोलन टीवी स्क्रीन पर दिखने लगे, लेकिन अब आंदोलन पहले मोबाइल स्क्रीन पर जन्म लेते हैं और फिर सड़क पर उतरते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बना पेपर लीक के खिलाफ जेनजी का हाल ही में हुआ यह आंदोलन। इस आंदोलन में ना कोई पारंपरिक छात्र संगठन सबसे आगे था, ना कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, ना राजनीतिक चेहरा था, ना बड़े बड़े मंच थे। फिर भी देश भर के लाखों युवा एकजुट हुए क्योंकि उनका मंच था इंस्टाग्राम। वही इंस्टाग्राम जिसे आमतौर पर सिर्फ सेल्फी, रील्स, डांस वीडियो और इन्फ्लुएंसर्स का प्लेटफॉर्म माना जाता है। आज वही प्लेटफॉर्म शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की पटकथा लिखने का माध्यम बन गया है। सरकार को छात्रों से बातचीत करनी पड़ी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार को पेपर लीक पर कानून को और धार देने और सिस्टम में बदलाव की प्रक्रिया तेज करनी पड़ी है। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई पावर्ड कमेटी बनानी पड़ी है। NTA में प्रशासनिक बदलाव हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नौजवानों के फेवरेट सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर आना पड़ा है। इंस्टा वाले फॉर्मेट में वीडियो संदेश रिकॉर्ड और जारी करने पड़े हैं। मोबाइल कैमरा को वर्टिकल करना पड़ा है। 3 दिन के भीतर PM मोदी के ऐसे 3 वीडियो आए जो जेनजी को संबोधित करके उन्होंने बनाए थे। PM मोदी ने जेनजी स्टाइल का 49 सेकंड का पहला वीडियो इंस्टाग्राम पर 23 जुलाई को रात 11:52 पर पोस्ट किया था। 27 जुलाई दोपहर 3 बजे तक उस सेल्फी वीडियो के 39 करोड़ 20 लाख व्यूज थे। उसे 2 करोड़ लाइक्स मिले थे और उस पर 19 लाख कमेंट्स आए। उस रील को इंस्टाग्राम के फॉर्मेट में इस वीडियो को रील ही कहा जाता है। एक दिन में 30 करोड़ 30 लाख और इंस्टाग्राम पर एक दिन में किसी रील को 30 करोड़ व्यूज का जो ग्लोबल रिकॉर्ड था उसको भी इस वीडियो ने धराशायी कर दिया। इस दौरान इंस्टाग्राम पर PM मोदी को फॉलो करने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ी। 4 मिलियन यानी लगभग 40 लाख ऐसे लोग बढ़ गए जो अब PM को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। यानी मोबाइल की स्क्रीन से निकली आवाज न सिर्फ सत्ता के शीर्ष तक पहुंची बल्कि उसने अपना असर भी दिखाया है। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया है। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। लेकिन यह सिर्फ एक आंदोलन की कहानी नहीं है, यह भारत की बदलती राजनीति की कहानी है। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हथियार व्हाट्सएप हुआ करता था। बीजेपी ने इसे सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रहने दिया, इसे बूथ स्तर तक संगठन, प्रचार और नैरेटिव बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे देश में अगर आप देखें तो बीजेपी के 50 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय हैं, जिनमें पन्ना प्रमुख मॉडल के तहत लोगों को अपने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाता है। बीजेपी व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और अंधाधुंध मैसेजिंग से चुनावी प्रचार का तरीका बदल चुकी है। 2019 का लोकसभा चुनाव तो देश का पहला व्हाट्सएप इलेक्शन तक कहा जाता है। बीजेपी ने एक एक कार्यकर्ता, सैकड़ों ग्रुप, हजारों संदेश और करोड़ों लोगों तक पहुंच बना दी। कई जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने डिजिटल राजनीति की शुरुआत सबसे व्यवस्थित तरीके से व्हाट्सएप के जरिए की, लेकिन 2026 की तस्वीर बदल रही है।
अब सिर्फ मैसेज भेजने से काम नहीं चल रहा, अब वीडियो बोलता है, रील्स बोलती हैं, 30 सेकंड की क्लिप, 60 सेकंड का नैरेटिव और एल्गोरिदम तय करता है कि देश क्या देखेगा। यानी फॉरवर्ड की राजनीति अब फीड की राजनीति बन रही है और पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट ने इसे साबित भी कर दिया। पूरा आंदोलन आप देखिए, पूरा आंदोलन इंस्टाग्राम पर जेनजी की रीलों में बोलने लगा है, उनके वीडियोस में बोलने लगा और उसने ऐसा माहौल बनाया कि सरकार को प्रदर्शनकारियों की बात आखिरकार माननी पड़ी। इससे सरकार ने भी सबक लिया और पीएम मोदी के बाद अब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी ये कह रही हैं कि सरकार को इस तरह से संवाद करना चाहिए जिसे जेनजी आसानी से समझ सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीटीवी के कार्यक्रम में ये बात कही। It's made us feel that we had to respond and we responded to the voice of our youth, which is, I think, due for a responsible government. So it's just right that we responded. इससे पहले तक इंस्टाग्राम पर सरकार की मौजूदगी और उसकी सक्रियता वैसी नहीं थी जैसी बीते 3-4 दिनों से आपको नजर आ रही है। और तो और सरकार में सिर्फ 2 ही ऐसे चेहरे हैं जिनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। इंस्टाग्राम पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 करोड़ 50 लाख फॉलोअर्स हैं, गृह मंत्री अमित शाह के 3 करोड़ 52 लाख फॉलोअर्स हैं और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के 66 लाख 90 हजार फॉलोअर्स हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 48 लाख 30 हजार के करीब फॉलोअर्स हैं। लेकिन जेनजी आंदोलन में इंस्टाग्राम की भूमिका देखने के बाद सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी अब इंस्टाग्राम को कतई हल्के में नहीं ले रहे हैं। लेकिन विपक्ष के इस प्लेटफॉर्म पर कैसी मौजूदगी है, जरा ये डेटा भी आप देख लीजिए। तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय एक्टर रहे हैं, काफी पॉपुलर हैं युवाओं में, 1 करोड़ 87 लाख उनके फॉलोअर्स हैं। राहुल गांधी को 1 करोड़ 47 लाख फॉलो करते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी को 1 करोड़ 25 लाख लोग फॉलो करते हैं। प्रियंका गांधी के 40 लाख फॉलोअर्स हैं और अरविंद केजरीवाल के भी तकरीबन 40 लाख फॉलोअर्स हैं। और यही वजह है कि अब सरकार भी इंस्टाग्राम पर अपनी मौजूदगी को तेजी से बढ़ा रही है। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहने को कह दिया है। खुद पीएम मोदी 4 दिन में 3 वीडियो बना चुके हैं। यानी देश के युवा मतदाता तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम अब चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। वैसे भी भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों की संख्या कोई मामूली नहीं है। उसको भी अगर आप देखें तो उसमें इंस्टाग्राम तीसरे सबसे बड़े यूजर बेस में शामिल है। भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़ के आसपास, 53 करोड़ 50 लाख के आसपास यूजर्स हैं, तो यूट्यूब पर 50 करोड़ के करीब यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम पर 48 करोड़ लोग इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करते हैं और फेसबुक पर 40 करोड़ यूजर्स हैं और ट्विटर की बात करें तो यहाँ पर 2.5 करोड़ यूजर्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि इंस्टाग्राम पर जहां कल तक फैशन, फिटनेस और फूड सबसे ज्यादा दिखता था, आज वही नीति, राजनीति और विरोध भी ट्रेंड करता है। अब विरोध का पोस्टर भी डिजिटल है, नारे भी डिजिटल हैं, प्रोटेस्ट का बुलावा भी डिजिटल ही है और समर्थन जुटाने का तरीका भी डिजिटल ही है। यानी राजनीति का नया चौपाल सोशल मीडिया बन चुका है। सोशल मीडिया लोकतंत्र को ताकत भी देता है और चुनौती भी। आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन सड़क पर उतरा, सवाल यह है कि किसने सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाया, क्योंकि अब नैरेटिव पहले बनता है, आंदोलन बाद में होता है। और शायद यही वजह है कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र अब चुनावी मैदान नहीं, मोबाइल की स्क्रीन बनती जा रही है। व्हाट्सएप वाली डिजिटल राजनीति अब इंस्टाग्राम के दौर में प्रवेश कर चुकी है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयां शायद सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ही लड़ी जाएंगी। अब देखिए, जहां तक वीडियो और डिजिटल फुटप्रिंट का सवाल है तो ये 2 धारी तलवार जैसे हैं। इसमें कुछ नहीं छिपता है, कोई लाख छिपाने की कोशिश करे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो आंदोलन दिल्ली से लेकर बिहार तक फैला, छात्र जिस तरह आंदोलन कर रहे थे, उनके वीडियो भी इंस्टा से लेकर व्हाट्सएप और एक्स पर पोस्ट हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट को हैंडल किया, वो वीडियो भी सामने आए और उनकी सुर्खियां भी बनी और सुर्खियों में छाया पैलेट गन का इस्तेमाल और दूसरी तरफ बिहार के सीवान में पुलिस वाले के हाथ में AK-47 और फिर इसके जरिए की गई फायरिंग। कचहरी में सवाल यही है कि क्या हमारे देश में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई तय गाइडलाइंस या SOP नहीं है?
किस सूरत में असॉल्ट राइफल और पैलेट गन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है। और जब सीवान प्रशासन खुद ये मानता है कि जवान से फायर हुआ तो सिर्फ एक सिपाही को सस्पेंड कर देने से क्या जवाबदेही खत्म हो जाती है? पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया। जंतर मंतर की दीवारें साफ हो गई, लेकिन इन तस्वीरों पर उबाल जारी है। दिल्ली से लेकर बिहार के सिवान तक छात्र आंदोलन के खिलाफ पैलेट गन से लेकर AK-47 के इस्तेमाल को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। बात संसद तक पहुंच गई। पूछा जाने लगा, जिन पर फायर किया गया वो छात्र हैं या आतंकी? AK-47 are these terrorists? What is wrong with this? बुलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप अपनी बात को अच्छे से मजबूती से रख सकते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट हर जगह स्वागत योग्य है। जहाँ पे AK-47 यूज हुआ है वो गलत है, उसके हम लोग खिलाफ। यानी पैलेट गन और AK-47 पर सियासत सुलग रही है, मगर सवाल ये भी है कि क्या किसी चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए इस तरह के हथियारों को प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल किया गया था? क्या ऐसे आंदोलनों में कोई जवान अपनी मर्जी से पैलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल कर सकता है? आखिर किस तरह के हालात में सुरक्षा बलों को लीथल वेपन्स के इस्तेमाल की इजाजत मिलती है? सवाल तो ये भी है कि जिन हथियारों का इस्तेमाल कश्मीर में पत्थरबाजों और आतंकियों को रोकने के लिए होता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, उन हथियारों का इस्तेमाल छात्रों पर क्यों किया गया? पैलेट गन से लेकर AK-47 तक के इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने क्या कुछ कहा, ये आपको बताएं। इस पर सियासत कैसे हुई, ये दिखाएं। उससे पहले आपको जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद की बात सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ आई थिंक 2009-10 में, जब बहुत सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई थी और 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और बुरहान वानी उसकी डेथ के बाद 2016 ऑनवर्ड्स इसका इस्तेमाल हुआ 16-17 में, व्हेन आई वाज DGP देयर। तो देखिए, इट्स ए 12 बोर पंप एक्शन गन। इसका इस्तेमाल उस सिचुएशन में किया जाता है, अगर प्रोफेशनली किया जाए तो वाइटल ऑर्गन्स को अगर अवॉइड किया जाए तो ये बेटर ऑप्शन रहता है फायर आर्म के बजाय, और यू कैन सेव नंबर ऑफ लाइव्स। तो इसका सिर्फ ध्यान रखना है कि 50 गज से दूर से इस्तेमाल करना है और वाइटल ऑर्गन्स को अवॉइड करना है, जो आई को ये डैमेज कर सकती है और फेस को डैमेज या नुकसान कर सकती है। तो इसको गर्दन से नीचे नीचे इस्तेमाल करना चाहिए और डिस्टेंस, जैसे मैंने बताया, दूर से करना चाहिए। ध्यान दिया आपने? जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP का साफ कहना है कि जब सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे कश्मीर में हुआ करती थी, तब उन हालात में ऐसे ऑप्शंस का इस्तेमाल हो सकता है। वो ये भी कहते हैं कि गोली के बजाय पैलेट गन सेफ ऑप्शन है, इससे जान बचती है। मगर सवाल ये भी है कि क्या जंतर मंतर पर भीड़ को तितर बितर करने के सारे उपाय फेल हो गए थे? क्या पैलेट गन चलाने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा था? क्या लास्ट रिजॉर्ट यानी आखिरी विकल्प के तौर पर पैलेट गन को चलाना पड़ा था? मंत्री को जवाब देना चाहिए, जो गोली चलाई गई है। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, विपक्ष भी ये कह रहा है सर। जहाँ भी कुछ भी होता है लोकतंत्र में, हर एक नेता, हर एक मंत्री जवाब दे तो होते ही हैं, और जवाब हो तो क्यों ना दें, ये होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा, जहाँ भी जनता सवाल करे उसका जवाब हो, जवाबदेही की जगह हो, और वो संसद और विधानसभाएं हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की IG पहले ही एक्सेसिव फोर्स के इस्तेमाल पर चिंता जता चुकी है, लेकिन मामला तब बढ़ गया जब 24 जुलाई को राहुल गांधी ने इस पर बात की। 19 साल के साहिल लोचाब को लेकर मीडिया के सामने उनकी इंजरी दिखाई और पैलेट गन के इस्तेमाल पर सरकार से सवाल पूछे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और
इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही पैलेट गन के इस्तेमाल मुद्दा बना, बात बढ़ी तो जांच का दायरा भी बढ़ा। एनडीटीवी को सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है और 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। पैलेट गन चलाने वाले रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के जवान की पहचान हो चुकी है। इस जवान 20 जुलाई को 7 राउंड फायर किए थे, जिसमें से 5 प्रदर्शनकारियों को लगे थे, 2 राउंड किसी को नहीं लगे। ये घटना कनॉट प्लेस इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक संबंधित जवान से जवाब मांगा गया। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि एक ऐसा मामला सामने आया है दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पे एक रैपिड एक्शन फोर्स पर्सनल ने लगभग 60 राउंड फायर की है, जिसमें से 5 क्राउड में मौजूद लोगों को लगी है और 2 ऐसे राउंड्स ग्राउंड पे गिरी है। हालांकि हम पहले भी एनडीटीवी में रिपोर्ट कर चुके हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के एक मीटिंग में आईजी ने बताया था कि एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल जस्टिफाइबल नहीं है और अपने जवानों को ये भी याद दिलाया था कि सेंसिटिव पुलिसिंग पे ध्यान दे। अब जांच तो इन तस्वीरों की भी हुई, क्योंकि बिहार के सिवान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हुआ। वीडियो का एक फ्रेम देखेंगे तो पता चलेगा कि छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस वालों ने एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया, यानी AK-47 का इस्तेमाल किया। दरअसल 22 जुलाई को पटना में प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में आईसा ने बिहार बंद का ऐलान किया था। पुलिस के मुताबिक 25 जुलाई को प्रदर्शन के लिए सिर्फ गांधी मैदान में इकट्ठा होने की अनुमति थी, लेकिन प्रदर्शनकारी कई जगह पर सड़क जाम कर रहे थे। पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों से हटने की अपील कर रही थी, वो हटने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग भी की। फायरिंग में 3 लोगों को गोली भी लगी। 25 जुलाई को यह घटना हुई। पुलिस ने जांच की और माना कि AK-47 का इस्तेमाल। पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लिया गया, उसे सस्पेंड कर दिया। तो डीएम और एसपी ने यह जानकारी मीडिया से शेयर। सर, जिस सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है गोली चलाते वक्त, उस पर कार्रवाई हुई है सर? जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में एसपी साहब ने बताया, वो कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। तो प्रशासन खुद मानता है कि AK-47 का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये है कि देश में सिक्योरिटी एजेंसियों की क्राउड कंट्रोल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। दरअसल हमारे देश में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए भीड़ को नियंत्रित करने का एक स्पष्ट और तय पैमाना यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कानून और पुलिस मैनुअल बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि पुलिस को उतना ही बल प्रयोग करने की इजाजत है जितना खतरा है। सबसे पहले चेतावनी दें, फिर वाटर कैनन यानी पानी की बौछार, इसके बाद आंसू गैस की गोले और ज्यादा से ज्यादा लाठीचार्ज। जहां तक पैलेट गन का सवाल है तो ये कम घातक यानी कि लेस लीथल श्रेणी में आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ बेहद हिंसक और उग्र भीड़ के खिलाफ, वो भी कमर के नीचे फायर करने के सख्त निर्देश के साथ ही किया जा सकता है। जहां बात AK-47 की है तो ये एक असॉल्ट राइफल है। इसका इस्तेमाल युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियानों या फिर जानलेवा चरम हिंसक परिस्थितियों में ही होता है। विपक्ष का कहना है कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ इसे क्राउड कंट्रोल का हिस्सा बनाना नियमों और संविधान की भावना की सरासर अवहेलना है। बुनियादी बात यह है कि निहत्थे और अहिंसात्मक प्रदर्शनकारियों के ऊपर क्या पैलेट गन्स और AK-47 का प्रयोग उचित है? और उसका सीधा जवाब यह है कि बिल्कुल अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट का एक उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उस फैसले में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ले डाउन किया गया है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है, मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश LOP राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। सियासत इसी का नाम, ये चलती रहेगी। और जहां तक छात्रों के आक्रोश, उनकी मांगों का सवाल, तो ये गलत या सही हो सकती है, लेकिन इतना तय
कि उनका समाधान AK-47 की नाल से नहीं निकल सकता। लोकतंत्र में संवाद पहला रास्ता होना चाहिए और हथियार वो भी गैर घातक ये आखिरी विकल्प। वक्त आ गया है कि सिस्टम सच में दुरुस्त किया जाए ताकि कल किसी और शहर में छात्रों के सामने पैलेट गन और AK-47 गोलियां न पेपर लीक मामले में हुए प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में हिंसा हुई, कैसे और हिंसा किसने की, इसकी तहकीकात करते हुए दिल्ली पुलिस ने कुछ वीडियोस जारी की जिसमें पुलिस का दावा यह है कि प्रोटेस्ट के बीच आपराधिक तत्व घुस आए थे। पुलिस ने ऐसे 2800 से ज्यादा अपराधियों की पहचान की है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत उनकी पहचान की है। कौन है वो चेहरे और अब पुलिस क्या कह रही है इस मामले पर, देखिए। दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान बैरिकेड्स किसने गिराए? पुलिस पर हमले के लिए किसने उकसाया और हमला किसने किया? पुलिस की गाड़ियों को सड़क पर किसने पलटा, उनमें तोड़फोड़ किसने की? पुलिस कर्मियों को घेरकर उनके साथ मारपीट किसने की? पुलिस कर्मियों पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किसने किया? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच हुई घटनाओं के 100 से ज्यादा वीडियोस की पड़ताल की। एक एक फ्रेम चेक किया, एंगल चेक किया, उन वीडियो का बारीक एनालिसिस किया। भीड़ में शामिल लोगों का चेहरा पहचानने वाली तकनीक यानी FRS की मदद ली और तब पता चला कि प्रदर्शनकारियों के बीच अपराधी भी घुस आए थे। अपराधी 10, 20 या 50, 100 नहीं, 2500 से ज्यादा अपराधी पहचाने गए। पुलिस का दावा है कि ऐसे अपराधियों की संख्या है 2873 और ये कोई मामूली अपराधी नहीं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन पर हत्या की कोशिश, रेप, पॉक्सो, डकैती और दंगा फैलाने के मामले पहले से ही चल रहे हैं। इनमें से 989 अपराधियों की गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी कोई एक दिन नहीं आए थे, बल्कि 20 से 22 जुलाई के बीच ये अलग अलग दिन प्रोटेस्ट के बीच में घुसे, प्रदर्शनकारियों को उकसाया और पुलिस पर हमला किया। 20 से 22 जुलाई के बीच हुई हिंसा का 5 मिनट का ये फुटेज दिल्ली पुलिस ने जारी किया है। ये रायसीना रोड पर प्रेस क्लब के पीछे का वीडियो है। तब प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ पुलिस के लगाए बैरिकेड्स रौंदते हुए निकली। इनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड जंप किए, लेकिन कुछ लोगों ने बैरिकेड्स गिरा दिए और भारी हुजूम आगे बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक ये 20 जुलाई को संसद मार्ग के पास का वीडियो, जब बैरिकेड तोड़कर भीड़ आगे बढ़ी और कई जगह पथराव करने लगी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसके जवानों पर जनपद में भारी पथराव हुआ। भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस की एक गाड़ी के अंदर पुलिसकर्मी बैठे हुए थे। इसके बावजूद वाहन को नुकसान पहुंचाने और पलटने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई का एक फुटेज जारी किया है जिसमें ठीक यहाँ पर जो बैरिकेड लगे हैं उन बैरिकेड्स को जो प्रोटेस्टर्स हैं वो तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद ये सामने जो सोसाइटी का ऑफिस है, जो कि सरकारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर से जो इसमें सामान रखा हुआ है वो सामान भी फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस द्वारा जारी वीडियो में दावा किया गया है कि 20 जुलाई को संसद मार्ग पर रजिस्ट्रार सोसाइटी कार्यालय में प्रदर्शनकारी घुस गए और उन्होंने ऑफिस का सामान बाहर फेंक दिया। वहां तोड़फोड़ की गई। दिल्ली पुलिस का दावा तो ये भी है कि 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में भारी उपद्रव हुआ। यहां गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस की गाड़ी पलट दी गई, भारी पथराव किया गया, यहां तक कि पुलिस वालों को घेर कर पीटा भी गया।
पुलिस के मुताबिक 20 जुलाई को टॉल्स्टॉय मार्ग पर एक वाहन में आग लगाने का वीडियो भी कैप्चर हुआ। पुलिस का दावा है कि 20 तारीख को जंतर मंतर पर पथराव और आग लगाने के लिए कथित तौर पर उकसाने वाली आवाजें भी रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने जो वीडियो जारी किए हैं उसमें पुलिस का दावा है कि 22 जुलाई को संसद मार्ग पर पुलिस कर्मियों पर हमला किया। दावा है कि उस भीड़ ने पुलिस को घेर कर हमला किया, पुलिस पर पथराव किया और आरएएफ वालों को भी घेर कर हमला किया। अलग अलग फुटेज में तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ में मारपीट हो रही है। एक फुटेज 22 जुलाई का है जब एसीपी विवेक भगत को बुरी तरह पीटा जा रहा है और उसके बाद एक डीसीपी रैंक के अधिकारी विवेक भगत को भीड़ से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे फुटेज में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर नंद किशोर की बुरी तरह पिटाई हो रही है और वो भी भीड़ से बचते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही एक आरएएफ जवान को भी यहां पर बुरी तरह पीटा गया और यहां के पथराव के कई फुटेज सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें 20 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी, 15 पुलिस वाहनों और दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी कहा कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में आए अपराधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें ये समझना होगा कि ये अगर हल कुछ हुआ है, कुछ उपलब्धि हुई है, तो वो हमारे बाजुओं की ताकत से या हमारे लाठियों या पत्थर से नहीं हुआ है। ये हमारे शांति की अपील से हुआ है। खुद पर जो हमने पीड़ा ली उससे हुआ है, बल्कि जो लाठियां और पत्थर हैं उनसे तो बात और बिगड़ने का डर था, बहुत डर था, जिसके कारण मुझे ये शांतिपूर्ण पथ को समय से पहले ही रोकना भी पड़ा। भीड़ में शामिल अपराधियों की पहचान एफआरएस तकनीक से ऐसे हुई कि वीडियो की पड़ताल के दौरान किसी चेहरे पर चौकोर आकृति बनती है और फिर उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला नंबर फ्लैश हो जाता है। ये सिस्टम कैसे काम करता है, एनडीटीवी इंडिया संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने समझाया। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और फाइल्स खोलेंगे और आपको उन परिवारों की बात सुनवाएंगे जिनके बच्चे पेपर लीक का शिकार बन गए। सपने जिन्हें सजाने में एक बच्चा अपनी रातों की नींद कुर्बान करता है। सपने जिन्हें पूरा करने के लिए एक पूरा परिवार तिल तिल कर अपनी जमा पूंजी और खुशियां न्यौछावर कर देता है। लेकिन क्या हो जब मेहनत की उस तपस्या पर सिस्टम का धांधली वाला हथौड़ा चल जाए। नीट पेपर लीक के बाद कई बच्चे हमेशा के लिए अपनों से दूर चले गए। रविवार को महाराष्ट्र की एक बेटी ने भी जिंदगी का दामन छोड़ दिया और मौत को गले लगा लिया। इन बच्चों के परिवार क्या चाहते हैं, उनकी सबसे बड़ी मांग क्या है? जवाबदेही, निष्पक्ष जांच, आर्थिक सहायता या भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के उपाय? क्या उन्हें लगता है कि उनकी बात आंदोलन और राजनीतिक बहस में पर्याप्त सुनी गई और अब वो दूसरे अभ्यर्थियों और सरकार से क्या कहना चाहते हैं? महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के जलालपुर गांव की अंकिता अब सिर्फ इस तस्वीर में, इस दिए की रोशनी में जिंदा है। कुछ दिन पहले 20 साल की अंकिता सांगले का रीनीट का रिजल्ट आया। नंबर मिले 166। जिस बेटी के लिए माता पिता और भाई ने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो बेटी खुद को सिस्टम और अपनी उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करने लगी। परिवार का कहना था रविवार शाम अंकिता ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फांसी के फंदे से झूल गई। जो डिस्क्वालीफाई हो गई थी, इसके वजह से वो बहुत डिप्रेशन में चली गई और उसने नोट में लिखा था कि मेरे पीछे किसको जवाबदार नहीं पकड़ो,
मैं अपने मर्जी से खुदकशी कर रही और उसने सबको माफी मांगी है। घर में मातम है, आंसू है, 19 साल की बेटी के जाने का गम है। बेटी चली गई, बस पीछे छोड़ गई यादें और आखिरी निशानी के तौर पर हाथ से लिखा ये पन्ना, सुसाइड नोट। इसमें लिखा था, मम्मी, पापा, भाई, आप लोगों ने मेरी पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और मैं आपकी एक भी उम्मीद पूरी नहीं कर सकी। माँ, आपने एक दोस्त की तरह मुझे सपोर्ट किया। भाई, आपने मुझे माता पिता से भी ज्यादा प्यार किया। मुझे माफ कर देना। भाई, मम्मी पापा का ख्याल रखना, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देना। आप मेरे सुसाइड के लिए जिम्मेदार नहीं हो। सोचिए, एक छात्रा पर कितना दबाव रहा होगा जो उसे दोबारा तैयारी करने से आसान जिंदगी खत्म करना लगा। अब परिवार की सिर्फ इतनी मांग है, पेपर लीक वालों पर सख्त एक्शन हो, कोई बच्चा ये कदम ना उठाए। हमारी सरकार से यही मांग है कि किसी के भी घर में ऐसा दुख का प्रसंग ना आए और जो भी पेपर लीक करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अंकिता वापस तो नहीं आएगी, लेकिन क्या नाकामी का मतलब जिंदगी खत्म कर लेना होता है? बिल्कुल नहीं। हालांकि कड़वा सच ये भी है कि पेपर लीक के बाद नीट के कई बच्चों का दिल टूट चुका था और वो जिंदगी को बोझ समझने लगे। 16 जुलाई को रीनीट का रिजल्ट आया था। सृष्टि यादव, जो डॉक्टर बनने की कसम खाकर दिन रात एक कर रही थी, अब उसकी तस्वीर पर माला है। नीट के परिणाम आए, धांधली की खबरें आई, फिर एग्जाम हुआ और फिर से रिजल्ट आया, मगर सृष्टि ने शायद जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया था। सृष्टि ने अगले ही दिन अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। माँ की आंखें सूख चुकी है, लेकिन दिल का दर्द बहकर जुबान पर आ ही जाता है। कोई प्रेशर नहीं था, रिजल्ट का प्रेशर था बस, और क्या। रिजल्ट का प्रेशर, हमको पता नहीं था कि आज रिजल्ट आएगा। 19-20 हो रहा था, तो नहीं तो हम जाते ही नहीं छोड़ के। सभी तो बचाना चाह रहे थे अपने बच्चों को, जिनके भी बच्चे गए। एक माँ की इस बेबसी को देखिए, वो इतनी टूट चुकी है कि अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची। सरकार मुआवजे का ऐलान कर सकती है, मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, कानून सख्त हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई कानून इस माँ को उसकी बेटी वापस लौटा सकता है? मगर दर्द की दास्तां इतनी भर नहीं है। देहरादून की बेटी रिया ने भी नीट का एग्जाम दिया था, लेकिन एग्जाम पेपर लीक होने के बाद रिया भी डिप्रेशन में चली गई। पिता के मुताबिक इसी के बाद रिया ने 16 जून 2026 को आत्महत्या कर ली। एक और बेटी को सिस्टम के लीकेज ने दुनिया से छीन लिया। सजा का प्रावधान एकदम होना चाहिए इसमें, कि छूटे ही ना हो, बाहर ही ना आए। कुछ नहीं है कि कॉम्पनसेशन या ऐसा कुछ चीज़ देने से भरपाई हो जाएगी, लेकिन ये मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब अच्छा सा कानून जो बना रहे हो आप लोग, इसको तो सबसे पहले ये जहाँ से ये लीक हो रहा है उसको आप रोकिए। दोबारा पेपर देने की बच्चों को ज़रूरत ना पड़े। दोबारा पेपर देने में बच्चों को बहुत ही मुश्किल होती है। वो जो तैयारी करके एक बार पेपर देने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, दोबारा उनको वही पेपर तो आएगा नहीं, चेंज होकर ही आएगा पेपर। तो उसके लिए तो दूसरा पेपर आप नहीं तो हर साल हर महीने पेपर करा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ महीने पहले तक यहीं बैठकर 20 साल की अंशिका पांडे ने नीट की तैयारी की थी। दिल्ली की अंशिका ने एक बार नहीं 2 बार पेपर दिया, तीसरी बार भी पेपर दिया, मगर परीक्षा कैंसिल हो गई। री एग्जाम की तारीखें आई, लेकिन अंशिका का हौसला टूट चुका था। और एक फैसला पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर की जनता को भी करना है। पीओके में आज से चुनाव शुरू हो गए हैं। ये कथित इलेक्शन 3 चरणों में यहां पर होंगे, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों का मुजफ्फराबाद मार्च भी जारी है और इसका असर ये हुआ कि मुनीर की सेना ने निहत्थे लोगों को फिर से निशाना बनाया। आज हुई हिंसा में कम से कम 5 और लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हैं। तो क्या पीओके अपने मुस्तकबिल का आखिरी फैसला ले चुका?
जिस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को इस्लामाबाद की हुकूमत हमेशा अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाती आई थी, अब वही पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद के गले के फांस बन चुका है। कथित चुनाव के दिन बंदूकें गरज रही, बैलेट बॉक्स वीरान, आवाम सड़कों पर उतर कर सीधे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के तख्त चुनौती दे रही है। ये देखिए लोग, ये वो बगावत है जिसने रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक पूरे पीओके में आग लगा दी। आवाम का यही इनकलाब मुनीर के लिए खतरे की घंटी बन, इसलिए आवाज कुचली जाने लगी। लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने बंदूक के दम पर एक बार फिर बेगुनाहों के कत्लेआम को अंजाम दिया। बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमो, यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ गए। कलमा नहीं पढ़ते तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आप ये लाके पकड़ लाएंगे। आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार। दरअसल 45 विधानसभा सीटों वाली पीओके विधानसभा के चुनाव 3 चरणों में कराने का ऐलान हुआ था। पहला चरण था मीरपुर डिवीजन, तारीख मुकर्रर हुई 27 जुलाई। लेकिन जब पाकिस्तान के कठपुतली सरकार के लिए लोग आगे नहीं आए, घर से बाहर नहीं निकले, तो प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जाने लगी। तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो चीख चीख कर बताते हैं कि आवाम ने इस चुनावी ड्रामे को खारिज कर दिया। पोलिंग बूथ खाली पड़े थे, सिर्फ चुनाव कर्मी बैठे मक्खियां मार रहे थे। इस बगावत की अगुवाई कर रही है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जा, और ये गुस्सा 1-2 दिन का नहीं बल्कि 50 से ज्यादा दिन हो गए। जब लगा कि बात नहीं बनेगी, इस्लामाबाद झुका नहीं पाया, लोग बाहर नहीं निकले, तो मुनीर ने बंदूकों के मुंह खोलने का ऑर्डर दे दिया। यही जबर है जिसके खिलाफ हमारी जदोजहद है, यही जालमाना सलूक है अपनी आवाम के साथ, जिसके खिलाफ हमारी जदोजहद है। भाई पूरी दुनिया को हम पुरअमन मार्च करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम कश्मीर के लोग पुरअमन लोग हैं। और जहाँ तक हमारे मुतालबात की बात है, तो ये मैं दावे से कहता हूँ, ये उस वक्त तक जान ही नहीं छोड़ा सकते जब तक ये हमारे मुतालबात हल न करेंगे। जय साहब, क्या ये आंसू गैस की शेलिंग लोगों को शहीद करके, लोगों को कैद करके अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाएंगे? इंशाअल्लाह कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। हमें उन शोधा के खून की लहू की कसम, हम इन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह। सस्ती बिजली और पानी के साथ मांग उन 12 सीटों को लेकर भी, जिसे लेकर आंदोलन का रुख इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक पहुंचाने की कोशिश की। पीओके विधानसभा में 45 में से 12 सीटें उन कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों जैसे कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में रहते हैं। जाग और स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि जो लोग पीओके में रहते ही नहीं, वो सरकार कैसे चुन सकते हैं, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। तो इसी के साथ कचहरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ और फाइल्स खोलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।